हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अध्याय 2 बिलियन सॉल्यूशन पूरे चैप्टर को क्लास 2 बिलियन बिलियन के पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं इनमें से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक एवं प्रश्नों को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। और सॉल्यूशन अर्थात बिलियन चैप्टर में सबसे अधिक इसी अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 7 अंक के क्वेश्चन आपके बिलियन चैप्टर से ही पूछा जाता है और इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय मानकर चलिएगा केमिस्ट्री का। तो चलिए आज केमिस्ट्री के अध्याय 2 सॉल्यूशन के पूरे टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं एक ही वीडियो में। तो हमारा पहला रहा टॉपिक की सॉल्यूशन अर्थात बिलियन किसे कहते हैं, क्या होता है बिलियन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, जैसे चीनी और पानी का विलयन, नमक और पानी का घोल, ये हमारा विलयन के अंतर्गत आता है। दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। तो इसमें चीनी और पानी का विलयन में चीनी कम मात्रा में होता है जबकि पानी अधिक मात्रा में होता है। तो विलयन के भी दो प्रकार होते हैं। विलयन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलेय और विलायक। जो अधिक मात्रा में होता है अर्थात पानी चीनी की अपेक्षा हर अधिक मात्रा में रहता है, तो इसमें हमारा पानी विलायक होगा जबकि चीनी विलेय होगा। बिलियन के प्रकार में कहीं चीनी भी अधिक हो जाता है, कहीं पानी भी कम होता है, तो वो बिलियन के प्रकार में आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से पानी को ही विलायक और चीनी को विलेय मानकर चला जाता है। तो इसमें अब अगला है कि विलेय अर्थात सोलूट। विलेय किसे कहते हैं कि बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और विलायक सोलवेंट, विलायक अर्थात सोलवेंट, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। कि बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलेय से अधिक होती है, उसे हम विलायक कहते हैं। ये थे हमारे बिलियन के भाग, बिलियन में विलेय और विलायक। चलिए अब यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, मोलरता। यह है हमारा टॉपिक मोलरता। कि मोलरता किसे कहते हैं, क्या होता है। तो मोलरता अर्थात मोलरिटी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारा मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोलर होता है, इसे मोलर भी कहते हैं। तो ये था हमारा मोलरता, मोलोरिटी, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर फार्मूला होता है कि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बटा में विलेयन का आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो ये है हमारा मोलरता का फार्मूला, जिसमें यम बराबर एन अपन भी, एन हमारा विलेय के मोलों की संख्या जबकि भी हमारा विलेयन का आयतन लीटर में हमेशा होना चाहिए। तो चलिए इसे आगे हल कर देखते हैं कि क्या होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर एक फार्मूला होता है कि विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार, ये विलेय के मोलों की संख्या। तो इसका मान हम यदि इसमें विलेय के मोलों की संख्या में रख देंगे तो हमें एक अभिष्ट सूत्र मोलरता बराबर प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर रख लिए हैं हम कि मोलरता बराबर हमारा हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलेयन का आयतन लीटर में। तो ये है हमारा मोलरता का अभिष्ट सूत्र, जिस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में विलेयन का आयतन, या इसे कह सकते हैं हम कि विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेयन का आयतन। विलेय का भार बटा में अणु भार, ये हमारा विलेय के मोलों की संख्या होता है। चलिए इसे संकेत में देख लेते हैं कि क्या फार्मूला आएगा। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं मोलरता को। तो हमारा यम बराबर स्मॉल डब्लू बटा में स्मॉल एन, स्मॉल डब्लू हमारा विलेय का भार जबकि स्मॉल एम हमारा विलेय का अणु भार, और कैपिटल भी हमारा विलेयन का आयतन। तो हमारा यम बराबर आ जाएगा यह फार्मूला कि डब्लू बटा में यम इंटू भी, ये हमारा मोल प्रति लीटर या इसे मोलर कहते हैं, इसका मात्रक मोलर होता है। जहाँ यम हमारा विलेयन की मोलरता, स्मॉल डब्लू हमारा विलेय का भार, स्मॉल यम विलेय का अणु भार, और कैपिटल भी हमारा विलेयन का आयतन। तो ये रहा हमारा मोलरता के कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की संकेत। तो मोलरता हमारा वो होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारा मोलरता कहलाती है। तो मोलरता है ये कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोलर होता है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। और अगले टॉपिक को देखने से पहले चलिए इस पर एक प्रश्न भी लेते हैं कि मोलरता से कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा, प्रश्न या उदाहरण की 5.85 ग्राम
सोडियम क्लोराइड NaCl को 500 ml जल में घुला है तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। घुला है तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 500 ml जल में घुला है तो ये इसमें हमें मोलरता की गणना कीजिए। तो इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा कम मात्रा में है जबकि ये हमारा 500 ml अधिक मात्रा में है। तो ये हमारा विलायक हो जाएगा जबकि ये हमारा पूरा हो जाएगा आयतन हो जाएगा। बिलियन का आयतन 500 ml में घुला है जिसमें हमारा विलेय और विलायक दोनों शामिल है तो बिलियन हो जाएगा ये हमारा 500 ml। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है इस प्रश्न में उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को इतना जल में घुला जाता है, 500 ml के जल में घोला जाता है। तो विलेय है हमारा सोडियम क्लोराइड, तो इसका भार लिख देते हैं विलेय कोष्ठ में NaCl का भार। विलेय के भार को स्मॉल w से दिखाते हैं तो इसे स्मॉल w से प्रदर्शित कर लेंगे। स्मॉल w बराबर हमारा 5.85 ग्राम हो गया। और इसी प्रकार हमारा अब यहाँ पर हम मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला जाते हैं कि विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में बिलियन का आयतन होता है। तो भार तो हमें पता है अब, लेकिन बिलियन का हमें विलेय का अणु भार नहीं पता है। तो यहीं पर हम अणु भार निकाल लेंगे। विलेय हमारा NaCl है, NaCl तो इसका अणु भार इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा Na+Cl। अणु भार निकालना हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है। तो NaCl का परमाणु भार हमारा होता है 23 और जबकि Cl क्लोरीन का हमारा होता है 35.5 होता है। तो 35.5 इस प्रकार दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 58.5 आ जाएगा। इतना हमारा अणु भार आ गया। अणु भार का कोई मात्रक नहीं होता है तो 58.5 आ गया। और विलयन का आयतन हमारा 500 ml दिया गया है तो लिख लेंगे यहाँ पर कि विलयन का आयतन, इसे कैपिटल V से दिखाते हैं और यह हमेशा लीटर में ही होना चाहिए। V बराबर 500 ml। 500 ml का मतलब आधा लीटर, तो इसे लीटर में करेंगे तो 500 बटा में इसमें 1000 से भाग दे देंगे। ml है तो इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो हमारा V बराबर आ जाएगा 500 और बटा में 1000। इस प्रकार कट जाएगा तो V बराबर 1/2 लीटर अर्थात आधा लीटर हमारा आ गया। तो अब हम मोलरता निकालेंगे। तो मोलरता बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, चलिए देख लेते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इतना बराबर हमारा विलेय का भार बटा में अणु भार होता है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा पाई खींचेंगे तो विलेय का भार स्मॉल w और बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलेय का अणु भार। विलेय का हमारा अणु भार हो गया कैपिटल M। विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार और बटा में बिलियन का आयतन लीटर में बिलियन का आयतन कोष्टक में भी, और ये हमेशा हमारा लीटर में ही होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर। तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार बटा में बिलियन का आयतन लीटर में, या हम इसे लिख सकते हैं यम बराबर हमारा स्मॉल w बटा में स्मॉल यम और बटा में कैपिटल V हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों को आपस में इस प्रकार करेंगे यहाँ पर एक मानकर, तो हमारा यम बराबर अभिष्ट सूत्र प्राप्त होता है कि यम बराबर हमारा W बटा के यम इंटू V। अब इसी पर रख देंगे हमारा मोलरता निकल जाएगा। तो मोलरता कैपिटल यम बराबर स्मॉल w का मान हमारे यहाँ पर दिया गया है 5.85। तो 5.85 अब बटा के यम अणु भार हमारा यहाँ पर निकाले हैं। अणु भार 58.5 हमारा अणु भार आया है और यहाँ पर विलेय का भार हमारा इतना दिया गया था प्रश्न में। तो अणु भार बराबर यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर रख देंगे अणु भार बराबर तो 58.5 गुणे आयतन लीटर में तो 1/2 आया था। तो 1/2 तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 5.85। अब बटा के हमारा हो जाएगा, ये हमारा बटा में है 1/2 बटा में है तो ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो गुणे 2 अब बटा के 58.5। इसमें देख रहे हैं आप कि 0.2 स्थान पर है ऊपर, जबकि यहाँ पर नीचे हमारा एक स्थान पर है। तो चलिए ऊपर और नीचे भी 100 से गुणा कर देते हैं। यम बराबर 5.85 गुणे 2 गुणे 100 कर देते हैं और बटा में भी यहाँ पर 58.5 गुणे 100 कर देते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा 2 अंक से स्थान हट जाएगा 2 जीरो से।
तो हमारा 585 गुणे 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारा 585 गुणे 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक स्थान घट जाएगा, जबकि एक 10 हमारा शेष रह जाएगा, एक शेष रह जाएगा। तो 585 से हमारा 585 कट जाएगा, 2 से हमारा कट जाएगा 5 बार में, तो यम बराबर हमारा 1/5 आएगा, 1/5। अब 1/5 आ गया यम बराबर, तो यही हमारा मोलरता बराबर आ गया आंसर मोल प्रति लीटर, या इसे दशमलव में आप बदलना चाहेंगे तो यम बराबर 0.2, इतना मोलर, इतना मोलर, मोलर या मोल प्रति लीटर, यही दो मात्रक होता है मोलरता का। तो मोलरता बराबर हमारा इतना आ गया, जो हमारा यह प्रश्न दिया गया था, तो इसका आंसर 0.2 मोलर आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मोलरता पर आते हैं, जो लगभग 2 अंक में ही पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा मोलरता का परिभाषा और मोलरता पर एक प्रश्न। चलिए अब अगले टॉपिक्स को देखते हैं। मोललता, मोलालिटी, मोललता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो 1 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारा बिलियन की मोललता कहलाती है। इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा या मोलल होता है। इसे यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारी मोललता कहलाती है। इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा या मोलल होता है। इसे यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा मोललता बराबर यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा कि विलेय का भार ग्राम में, जबकि विलेय का अणु भार बटा में हमारा विलायक का भार केजी में। मोलरता में हमारा लीटर में होता है, और यहाँ पर बिलियन का आयतन लीटर में होता है, जबकि मोललता में हमारा विलायक का भार केजी में होना चाहिए। इस प्रकार हमारा यहाँ फार्मूला आता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार बटा में हमारा विलायक का भार केजी में। तो यम डैश बराबर स्मॉल डब्लू बटा के यम इंटू कैपिटल डब्लू मोल प्रति किग्रा या मोलल। ये है हमारा मोललता की परिभाषा, उदाहरण, सूत्र एवं उनके मात्रक। तो मोललता का यह होता है परिभाषा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तो ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहलाती है। चलिए इस पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न रहा है यहाँ पर, प्रश्न रहा है यहाँ पर कि बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। बिलियन की मोललता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक में 40 ग्राम NaOH घुला है। 440 ग्राम विलायक कह रहा है, अर्थात विलायक का भार हमारा 440 ग्राम हो गया, और विलेय का भार हमारा 40 ग्राम NaOH। तो चलिए जो जो लिखा दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है विलायक का भार, विलायक का भार हमारा दिया गया है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। विलायक का भार, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा 440 ग्राम, 440 ग्राम। तो हमेशा विलायक का भार, जब क्वेश्चन लगाते हैं मोललता का, तो विलायक का भार हमेशा केजी में होना चाहिए। तो इसे केजी में बदल लेते हैं। तो डब्ल्यू बराबर 440 और बटा में 1000 हो जाएगा। तो 440 में 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो हमारा डब्ल्यू बराबर 444 बटा में 10, 44 बटा में 100। यहाँ पर 1 जीरो से 1 ही जीरो कटेगा, क्योंकि 1000 का भाग देंगे तो अब ये हमारा ग्राम से किग्रा में बदलेगा। तो ये इतना केजी हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 40 ग्राम NaOH घुला है, तो विलेय का भार हमारा हो गया, तो विलेय का भार, विलेय का भार हमारा स्मॉल डब्लू, और विलेय का भार हमारा यहाँ पर 40 ग्राम है। ये हमेशा ग्राम ही में रहना चाहिए। और विलेय का अणु भार निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला में हमारा होता है कि विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में। तो इसका अणु भार निकाल लेंगे। तो विलेय पोस्ट में NaOH, क्योंकि विलेय हमारा NaOH ही है, का अणु भार, अणु भार को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अणु भार स्मॉल यम बराबर हमारा हो जाएगा NaOH, Na प्लस OH। NaOH का अणु भार निकालेंगे तो Na प्लस OH। तो Na का हमारा होता है परमाणु भार 23, Na प्लस O प्लस H रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, O प्लस H। तो Na का 23 होता है, जबकि 16 हो जाता है O का, 8 दूना के 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 ही होता है। इस प्रकार इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 40। तो अणु भार हमारा यम बराबर 40, यम बराबर अणु भार 40। तो अब चलिए मोललता के फार्मूला पर रखते हैं। तो मोललता बराबर हमारा होता है मोललता, मोललता को कैपिटल यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर हमारा विलेय का भार, विलेय का भार बटा में यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू होता है।
इसी फार्मूले पर रख देंगे, हमारा मोललता निकल जाएगा। ऊपर यहाँ पर परिभाषा हम लिखे थे कि यम डैश बराबर स्मॉल डब्लू बटा में स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू। तो इसी फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा स्मॉल डब्लू का मान यहाँ से हमारा यहाँ पर तो हमारा ये कैपिटल डब्लू है, जो कि स्मॉल डब्लू ये है, तो स्मॉल डब्लू का मान रखेंगे तो 40 ग्राम आया है। अब बटा के हमारा यम अणु भार है, तो यहाँ पर अणु भार का मान रखेंगे तो अणु भार हमारा 40 और गुणे कैपिटल डब्लू का हमारा मान यहाँ 44 बटा में 100 है। ये हमारा कैपिटल डब्लू है, तो यहाँ पर 44 बटा के 100, तो ये 100 भागा में है तो ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 40 गुणे 100 और बटा में 40 गुणे 44 हो जाएगा। तो 140 हमारा 140 कट गया, तो यहाँ पर 100 बटा के 44, 100 बटा के 44, इसको आपस में भाग देकर काटेंगे। तो यहाँ पर हम 4 से काट रहे हैं, तो 4 से काटेंगे तो ये हमारा 25 बार में, जबकि ये हमारा 11 बार में, तो 25 बटा में 11 आ गया। या तो आप इतना ही रहने देंगे आंसर, या इसे दशमलव में बदलेंगे तो 25 में 11 का भाग देंगे तो 11 दूना के 22, 2.27 इतना आएगा। मोलल 2.27 मोलल या 2.27 मोल प्रति किग्रा, दोनों मात्रक होता है मोललता का। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं, लेकिन अगले टॉपिक को देखने से पहले इस पर एक और भी क्वेश्चन देता है, परसेंटेज में भी प्रश्न मोललता पर देता है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर उदाहरण दूसरा रहा कि 20% भारानुसार कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। अर्थात 20% भारानुसार कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बिलियन की मोललता हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 20% भारानुसार कह रहा है, अर्थात हमारा कोई जो बिलियन है या विलायक, उसमें हमारा 20% भारानुसार कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उपस्थित है, तो हमें बिलियन की मोललता ज्ञात करना है। तो 20% भारा अनुसार कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब यह हुआ कि जो पूरा हमारा बिलियन है उसमें 20% हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, अर्थात विलेय हमारा 20% है और शेष बाकी हमारा बचा हुआ विलायक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम 1000 मानकर हल करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले विलेय का भार या कैल्शियम कार्बोनेट का भार निकालेंगे। तो हल करेंगे तो विलेय क्वेश्चन में CaCO3 का भार, इसका भार निकालेंगे तो 20% भार अनुसार, अर्थात मान लेंगे कि पूरा बिलियन हमारा 1000 ग्राम का है और इसमें 20% हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो 20% निकालेंगे तो इंटू 20 बटा के 100, इस प्रकार 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात विलेय का भार स्मॉल डब्लू बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 200 ग्राम। तो विलेय का भार हमारा 200 ग्राम पता चल गया। अब हम विलेयक का भार निकालेंगे, विलायक का भार। तो हम 1000 मानकर लगाए हैं, तो इसमें से हमारा 200 ग्राम विलेय है, तो हमारा 800 ग्राम, यदि 1000 में से 200 ग्राम हम घटा देंगे तो हमारा विलायक का भार पता चल जाएगा। तो विलायक का भार विलायक का भार हमारा कैपिटल डब्लू होता है। तो विलायक का भार हमारा 1000 ग्राम में से यदि 200 ग्राम हमारा घट जाएगा तो यही हमारा विलायक का भार कैपिटल डब्लू बराबर पता चल जाएगा। तो 800 ग्राम हमारा विलायक का भार आ गया। तो हमें विलेय का भार और विलायक का भार पता चल गया, लेकिन हमें मोललता निकालने के लिए बिलियन की अणु भार की जरूरत है, विलेय की। तो यहाँ पर निकाल लेंगे विलेय का अणु भार स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो CaCO3 है, तो यहाँ पर हमारा C हो जाएगा Ca मतलब कैल्शियम, एक में C हमारा कार्बन है और वो ऑक्सीजन है, तो अलग अलग लेंगे, और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 3 गो है, तो 3 × O हो जाएगा। ये 30 नहीं है, 3 × O है। तो इस प्रकार इन सभी का हम परमाणु भार रखेंगे। तो कैल्शियम का हमारा 40 कैल्शियम का 40 होता है, और हमारा कार्बन का 12 होता है, प्लस 12, और हमारा ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार 48, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार हमारा 100 हो गया। तो अब चलिए मोललता के फार्मूले पर रख देते हैं। तो मोललता बराबर हमारा यम डैश बराबर हमारा होता है स्मॉल डब्लू बटा के स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू। तो इस पर मान रख देंगे, तो स्मॉल डब्लू का मान हमारा 200 ग्राम है, और इसी प्रकार इसका मान 100 इंटू इसका मान 800 है, 800। तो यहाँ पर हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारा 2 बटा के 800 बच गया। तो 2 बटा के 800, सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं दिया होगा आपको। चलिए यहाँ पर देखते हैं,
हमारा हो जाएगा 2/800। यहाँ पर हमारा जो होता है कैपिटल डब्लू वो हमारा केजी में होता है, लेकिन हम यहाँ पर ग्राम में ही रख दिया है। तो यहाँ पर हमारा विलायक का भार हमेशा केजी में होता है, तो इसको केजी में बदल लेंगे तो 800/1000 हो जाएगा, इतना केजी। तो 800 बटा में 1000 रखेंगे, यहाँ पर 1000, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग होता है। तो इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर बटा में 1000। तो ये हमारा ऊपर चला जाता है, ऊपर, तो इंटू 1000। यहाँ पर थोड़ा सा हम रखने में पहले गलती कर दिए थे, तो इस प्रकार हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इस प्रकार हमारा 20 बचेगा, 20, और बटा में हमारा 8 ज्यों का त्यों। तो ये हमारा हो गया 20 में अगर भी 8 का भाग देंगे तो ये हमारा 4 से काटेंगे तो 5 बार में, अब ये 2 बार में, तो ये हमारा 2.5 या था 2.5 मोलल आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा मोललता का आंसर। इस प्रश्न का आंसर 2.5 मोलल होगा। देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार केजी में होता है। यहाँ पर मान रखेंगे विलेय का भार का, तो ये हमारा 200 ग्राम आया था, तो 200 ग्राम बटा में हमारे यहाँ पर अणु भार 100 आया था, तो 100 गुणे यहाँ पर विलायक का भार केजी में, तो 800 ग्राम आया था, तो 800 ग्राम को यदि हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो ये हमारा 1000 ऊपर चला जाएगा, या आप यहीं पर काट भी सकते हैं। तो ऊपर किए थे यहाँ पर, तो ऊपर ही कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा 200 गुणे 1000 अब बटा के हमारा 100, 800 गुणे 100 या 100 गुणे 800 एक ही बात है। तो इसमें हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसमें हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यदि हम 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 बटा में 8 आएगा। इस प्रकार भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। यही इस प्रश्न में किए थे। तो चलिए अब इस बिलियन चैप्टर के दूसरे टॉपिक को देखते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। तो अगला टॉपिक हमारा रहा कि मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अथवा मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे यक्ष द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। मोल अंश या मोल प्रभाज उसे कहते हैं, इसमें कोई दोनों का आपस में निकाल सकते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। सबसे पहले समझिए कि मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यदि विलेय लेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन के मोलों की संख्या, तो ये हमारा विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। यदि हम विलायक के मोलों की संख्या बटा में बिलियन के मोलों की संख्या करेंगे तो ये हमारा विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज हो जाएगा। चलिए यहाँ नीचे समझते हैं। यहाँ पर हमारा विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, जबकि विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N दिया गया है। विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश विलेय के मोलों की संख्या में बिलियन की मोलों की संख्या का भाग दे देंगे, यही हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। इसे यक्ष ए से प्रदर्शित करते हैं। तो n बटा में n प्लस n, क्योंकि बिलियन के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या को जोड़े हैं, तो हमारा बिलियन का मोलों की संख्या निकल जाएगा। और हमारा विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश, तो विलायक के मोलों की संख्या बटा में बिलियन की मोलों की संख्या का भाग दे देंगे, तो विलायक के मोलों की संख्या या मोल प्रभाज निकल जाएगा। इसे यक्ष बी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बटा में बिलियन की मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N होता है। विलेय के मोलों की संख्या n बराबर W बटा के m, जबकि विलायक के मोलों की संख्या यहाँ पर कैपिटल N बराबर W बटा के m। इसी सूत्र का सब प्रयोग करके विलायक के मोल अंश तथा मोल प्रभाज निकाला जाता है, और इस पर क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछता है। तो हमारा प्रश्न रहा कि 72 ग्राम, यहाँ पर देख लीजिए, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही को कहते हैं। तो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH के मिश्रण में दोनों का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज को यक्ष ए से प्रदर्शित करते हैं, जबकि विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज को यक्ष बी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया है, क्या क्या दिया गया है, तो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो 72 ग्राम हमारा जल है, जबकि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल था। इसमें विलेय और विलायक कौन होगा, तो देख रहे हैं कि हमारा 72 ग्राम कम है
और जबकि 92 ग्राम हमारा अधिक है। तो जो कम रहता है वो हमारा विलेय, जबकि जो अधिक रहता है वो हमारा विलायक होता है। तो इसमें हमारा विलेय 72 ग्राम होगा और इसमें हमारा 92 ग्राम ये हमारा विलायक होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर विलेय, विलेय यहाँ पर जल है तो इसे H2O लिख देंगे। विलेय का भार, विलेय के भार को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा 72 ग्राम है। तो 72 ग्राम हो गया और एथिल अल्कोहल हमारा 92 ग्राम है तो ये हमारा विलायक है। तो यहीं पर हम विलेय का भार और अणु भार दोनों निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए और विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलेय का भार और अणु भार दोनों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसका यहीं पर हम अणु भार निकाल लेते हैं। तो H2O का अणु भार इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। तो H2O, तो 2 × H2 + O होता है। H2O में हमारा 2 अणु H का है जबकि एक अणु हमारा ऑक्सीजन का है। तो इस प्रकार अणु भार 2 × 1, एक हाइड्रोजन का हमारा परमाणु भार 1 होता है जबकि ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है। तो इस प्रकार H2O जल का अणु भार हमारा आ जाएगा 18, m बराबर 18। अब हमारा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है तो ये हमारा विलायक है। तो विलायक का भार, विलायक कोष्ठ में एथिल अल्कोहल C2H5OH का भार, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं तो इसका भार हमारा यहाँ पर 92 ग्राम है, 92 ग्राम। तो इसका भी अणु भार निकाल लेंगे। तो C2H5OH इतना का हम अणु भार निकालेंगे। तो हमारा C2H5OH का अणु भार हो जाएगा का अणु भार, इसे भी हम स्मॉल m से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एक स्मॉल m लिख लिया है इसलिए हम इसे कैपिटल M यहाँ पर लिख लेते हैं, कैपिटल M मानकर चलिए। तो इसका अणु भार निकालेंगे तो इसमें 2 गो अणु हमारा कार्बन का है तो 2C हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 5 अणु हमारा हाइड्रोजन का और 1 अणु यहाँ पर भी हाइड्रोजन का है तो कुल अणु हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 गो हाइड्रोजन और प्लस हमारा 1 ऑक्सीजन है तो इसका 2 × 12 हो जाएगा और प्लस 6 × 1 हो जाएगा प्लस 16। तो 12 दूना के 24 प्लस 6 और प्लस 16, इस प्रकार तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा। तो हमारा C2H5OH का अणु भार 46 हो गया। अब चलिए हम विलेय का भी मोल प्रभाज निकालेंगे और विलायक का भी मोल प्रभाज निकालेंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज पहले निकालेंगे। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज को यक्स A से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्स A बराबर हमारा होता है विलेय का भार बटा में विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन के मोलों की संख्या। तो इसे विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से अब बटा में हमारा बिलियन के मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि n है हमारा विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या n बराबर हमारा भार बटा में अणु भार होता है। तो चलिए रख लेते हैं और एक फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विलेय का भार बटा के अणु भार। तो यक्स A बराबर हमारा हो जाएगा, तो इसका मान रखेंगे n का, तो भार बटा में अणु भार। तो विलेय का भार हमारा 72 ग्राम है जबकि इसका अणु भार हमारा 18 ग्राम है। तो 72 बटा के 18 हो जाएगा 18। और इसी प्रकार यहाँ पर भी 72 बटा के 18 अब प्लस जो हमारा कैपिटल N है वो विलायक के मोलों की संख्या है। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर भार बटा के अणु भार होता है। तो भार हमारा यहाँ पर 92 है तो यहाँ पर 92, तो भार है हमारा यहाँ पर 92 अब बटा के अणु भार है 46। तो इस प्रकार इसे हल करेंगे। अब तो देख रहे हैं कि यक्स A बराबर हमारा हो जाएगा 72 में 18 का भाग देंगे तो 4 आएगा और बटा में यहाँ पर भी 4 प्लस 92 में 46 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यक्स A बराबर हमारा विलेय के मोल प्रभाज 4 बटा के 6, इसे काटेंगे तो 2 बटा के 3 अर्थात इसका भाग देंगे आपस में तो 0.667 आ जाएगा। इतना हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मात्रक नहीं होता। अब चलिए विलेय के मोलों की संख्या या मोल प्रभाज निकाल लिए तो विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर हमारा हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, इसे हम यक्स B से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हो जाएगा कैपिटल N बटा के N प्लस कैपिटल N। तो कैपिटल N बराबर हमारा विलायक के मोलों की संख्या है। तो रखेंगे विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि विलायक के मोलों की संख्या विलायक का भार बटा में विलायक का अणु भार। तो 92 बटा के 46 बटा में हमारा यहाँ पर स्मॉल n विलेय का भार बटा में अणु भार। तो ये था हमारा विलेय का भार
72, जबकि अणु भार 18 और प्लस यहाँ पर 92 प्लस 46। तो यक्स बी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 92 में 46 को भाग देंगे तो 2, और यहाँ पर 4 और प्लस 2, अर्थात यक्स बी का हमारा जो मान आएगा यक्स बी का वो 2/6 आएगा, 2/6, अर्थात 1/3। एक में यदि आप 3 का भाग देंगे तो यक्स बी बराबर 0.333 आएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसी प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मूल अंश तथा मूल प्रभाज पर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। बिलियन में कौन सा टॉपिक है अगला? बिलियन की नॉर्मलता, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात बिलियन की नॉर्मलता क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका सूत्र क्या होता है। तो बिलियन की नॉर्मलता का परिभाषा होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। और बिलियन की नॉर्मलता का परिभाषा यह होता है कि 1 लीटर बिलियन, अर्थात बिलियन 1 लीटर होना चाहिए, हमेशा सदैव बिलियन का मान लीटर में होना चाहिए, और उसमें उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या हमारी बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। बिलियन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन लीटर में है। अब जानते हैं कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगी। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार होता है। विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार। अब इसी फार्मूले को इसमें रख देंगे विलेय के तुल्यांकों की संख्या में, तो हमारा अभिष्ट बिलियन की नॉर्मलता का फार्मूला प्राप्त होगा कि विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। इस प्रकार विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब विलेय के तुल्यांकी भार को स्मॉल कैपिटल ई से, और बिलियन का आयतन कैपिटल भी हमेशा लीटर में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार बिलियन की नॉर्मलता यन बराबर डब्ल्यू बटा के ई इंटू भी। तो इस प्रकार डब्ल्यू बराबर निकाल लेंगे तो यन ई भी आता है। तो नॉर्मलता बराबर हमारा डब्ल्यू बटा के ई इंटू भी, ये हमारा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो यन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा के कैपिटल ई इंटू भी। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू हमारा विलेय का भार है, ई हमारा विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार हमारा ई, और यहाँ पर बिलियन का आयतन लीटर में कैपिटल भी है। जहां यहाँ पर लिखा भी गया है कि जहां स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए, ई विलेय का तुल्यांकी भार, यन बिलियन का नॉर्मलता, और भी बिलियन का आयतन लीटर में है। तो चलिए इस पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है। तो हमारा उदाहरण रहा नॉर्मलता पर एक प्रश्न या उदाहरण कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को जल में घोलकर बिलियन का आयतन 250 ml कर दिया गया है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यदि 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को जल में घोलकर बिलियन का आयतन 250 ml कर दिया गया है, तो उसका बिलियन का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम आयतन ज्ञात करते हैं। बिलियन का आयतन हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है 4 ग्राम कास्टिक सोडा, 4 ग्राम कास्टिक सोडा यह हमारा विलेय है, तो विलेय का भार हमें दिया गया है, और यहाँ पर जल में घोलकर इसका आयतन 250 ml कर दिया जाता है, अर्थात बिलियन का पूरा आयतन 250 ml हो जाता है। तो बिलियन का आयतन भी यहाँ पर दिया गया है। तो जो जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया है विलेय, विलेय का भार, विलेय हमारा NaOH है, तो इसका भार हमें पता है, स्मॉल डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो 4 ग्राम हो गया। भार हमेशा ग्राम में ही होना चाहिए विलेय का। और चलिए यहीं पर हम इसका अणु भार निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें विलेय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणु भार चाहिए। तो विलेय NaOH का अणु भार को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, NaOH अर्थात Na प्लस O प्लस H। तो इसका अणु भार 23 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका 40 हो जाएगा अणु भार। अब विलेय का अणु भार निकल गया। अब हम विलेय का तुल्यांकी भार यहीं पर निकाल लेंगे। तो विलेय का तुल्यांकी भार इसका निकालेंगे। तो विलेय का तुल्यांकी भार बराबर हमारा फार्मूला होता है कि विलेय का अणु भार बटा में अम्लता। तो लिख लेते हैं पहले विलेय का तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका तुल्यांकी भार बराबर अणु भार
बटा के अम्लता होता है, अम्ल अम्लता 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 होता है। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा के अम्लता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अम्लता मतलब H की आयन, हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो हमारा अम्लता प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर अम्लता 1 है, अम्लता बराबर 1 है। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार निकालेंगे तो हमारा 40 बटा के 1 हो जाएगा। तो ई का मान भी हमारा 40 का 40 ही रह जाएगा। तो यहाँ हमारा विलेय का भार निकल गया। अब इसका हमारा यहाँ तुल्यांकी भार भी निकल चुका है, तुल्यांकी भार भी निकल चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर दिया गया है कि विलयन का आयतन भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर विलयन का आयतन, आयतन विलयन का आयतन, यहाँ पर विलय का आयतन कैपिटल V बराबर 250 ml। 250 ml हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो V बराबर हमारा 250 बटा के 1000 कर देंगे तो ये हमारा 1/4 आ जाएगा। 250 से इसे काटेंगे तो 1/4, 10 से 10 कट गया। 25 से 100 को भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा। इतना हमारा लीटर। तो हमारा विलयन का आयतन 1/4 लीटर हो गया। तो अब हम विलयन की नॉर्मलता फार्मूले पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो विलयन की विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर हमारा स्मॉल डब्ल्यू बटा के ई इंटू कैपिटल बी। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान हमारा 4 ग्राम है, बटा के तुल्यांकी भार हमारा 40 है, जबकि ये हमारा विलयन का आयतन 1/4। तो 1/4 में इसे काट देंगे, 1/4 से 40 को काट देंगे तो 4 बटा के हमारा 10 आ गया है। 4/2 तो इसे काटेंगे तो 2 बटा के 5, अर्थात जब हम 2 में 5 का भाग देंगे, 2 में 5 का, तो यहाँ पर हमारा 0.4 आएगा। इतना हमारा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो हमारा यहाँ पर नॉर्मलता n बराबर आया है 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया था उसका हमारा आंसर 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को जल में घोलकर घोला जाता है तो विलयन का आयतन 250 ml कर दिया गया है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा। अगला टॉपिक रहा कि विलयन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो ये है हमारा कि विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो हम सबसे पहले विलयन की नॉर्मलता का सूत्र लिखेंगे और विलयन की मोलरता का सूत्र लिखेंगे और दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए विलयन की नॉर्मलता का पहले फार्मूला लिखते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारा होता है नॉर्मलता को हम जानते हैं कि यन से दिखाते हैं। तो हमारा यन बराबर फार्मूला है कि विलेय का भार बटा में तुल्यांकी भार ई बटा में विलयन का पूरा आयतन लीटर में होना चाहिए, भी लीटर में। इतना तो इससे ऊपर नीचे गुणा कर निकाल लेंगे तो यन बराबर हमारा अभी सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ई आ जाएगा नीचे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ई इंटू भी। तो नॉर्मलता बराबर हमारा ये फार्मूला होता है। चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब मोलरता बराबर निकालेंगे। फार्मूला मोलरता बराबर हमें क्या पता है कि मोलरता बराबर इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर हमारा होता है विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार W बटा में विलेय का अणु भार स्मॉल एम बटा में विलयन का आयतन कैपिटल भी लीटर में। तो इस प्रकार इन दोनों से निकालेंगे तो यम का मान हमारा आ जाएगा स्मॉल W बटा में यम इंटू कैपिटल भी। इसे हम समीकरण अब 2 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया नॉर्मलता का और समीकरण 2 हमारा मोलरता का हो गया। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि भाग देने पर ही हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित होगा। तो चलिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर या समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से 1 में 2 भाग कर देंगे तो यन अपान यम हो जाएगा। LHS का LHS में भाग करेंगे और RHS का RHS में। तो यन अपान भी करेंगे तो हमारा यन अपान यम बराबर हमारा यहाँ पर पहला समीकरण हमारा W अपान ई भी, ई इंटू भी, और इसी प्रकार हमारा दूसरा स्मॉल W अटा यम इंटू भी।
तो इसका गुणा हमारा इसमें हो जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो n अपन m बराबर हमारा हो जाएगा समीकरण n अपन m बराबर हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो स्मॉल w गुणे m इंटू कैपिटल V अब बटा में हमारा स्मॉल e इंटू v कैपिटल V इंटू स्मॉल w। तो स्मॉल w से हमारा स्मॉल w कट गया और कैपिटल V से हमारा कैपिटल V कट गया। ये हमारा इंटू है, इंटू m है। तो इस प्रकार हमें बच रहा है यहाँ पर n अपन m बराबर n अपन m बराबर n अपन m n अपन m बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर m अपन e। अब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इसमें गुणा जबकि इसका इसमें, तो n कैपिटल E बराबर हमारा कैपिटल M गुणे स्मॉल m। कैपिटल M हमारा मोलरता है और स्मॉल m अणु भार है। तो ये हमारा एक अभीष्ट सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध का। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध कि नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणु भार। चलिए इसे लिख भी लेते हैं हिंदी में कि क्या होगा। तो नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार अब बराबर हमारा हो जाएगा मोलरता गुणे यहाँ पर यम हमारा अणु भार है, अणु भार। ये भी हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, यही फार्मूला है। तो या तो आप इसे याद करिए या इसे, दोनों एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है, एक संकेत में है जबकि एक हिंदी में स्पष्ट लिखा गया है। अब यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला रखकर एक और सूत्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब हमारा अणु तुल्यांकी भार नहीं दिया होगा तब कैसे इन पर प्रश्न लगेगा या कैसे हल करेंगे। तो नॉर्मलता को नॉर्मलता ही लिखेंगे, नॉर्मलता गुणे हमारा तुल्यांकी भार बराबर सूत्र हमें पता है कि तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में अम्लता या क्षारकता होता है। तो अणु भार बटा में हमारा अम्लता या क्षारकता। तो अम्लता या क्षारकता हम किसी पदार्थ का या किसी तत्व का संयोजकता को ही अम्लता और क्षारकता कहते हैं। तो यहाँ पर हम संयोजकता लिखेंगे, अम्लता और क्षारकता न लिखकर संयोजकता। अब बराबर हमारा यहाँ पर मोलरता गुणे हो जाएगा हमारा अणु भार, मोलरता गुणे अणु भार। तो यहाँ देख रहे हैं कि अणु भार हमारा इधर भी मल्टीप्लाई में है और इधर भी, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो चलिए इसे काट देते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा नॉर्मलता बटा के संयोजकता, नॉर्मलता अब बटा के हमारा संयोजकता हो जाएगा, अब बराबर हमारा मोलरता यही हमारा एक संबंध हो जाएगा नॉर्मलता और मोलरता में। क्योंकि अणु भार से हमारा अणु भार कट गया है तो नॉर्मलता बटा में संयोजकता बराबर मोलरता हो जाएगा। या आप इससे एक हमारा ये संबंध हो जाएगा, या नॉर्मलता बराबर आप इससे निकलना चाहेंगे तो संयोजकता का इधर गुणा हो जाएगा। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता, मोलरता गुणे संयोजकता। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता, ये हो जाएगा हमारा एक अभीष्ट फार्मूला। इसे याद रखिएगा क्योंकि यह संबंध बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। तो ये आया था हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित हो चुका है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अब हमारा रहा टॉपिक कि मोल अंश तथा मोलरता में संबंध। अगले वीडियो में हम अगले पेज में हम नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित किए थे। अब ये हमारा मोल अंश तथा मोलरता में संबंध है और यह भी बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोल अंश तथा मोलरता में संबंध स्थापित कीजिए और स्पष्ट कीजिए। तो चलिए मोल अंश तथा मोलरता में संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले मोल अंश का हम फार्मूला लिखेंगे। तो मोल अंश बराबर हमें पता है कि मोल अंश बराबर हमारा होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या। इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, विलेय को ही लेकर चलेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या बटा में हमारा हो जाएगा यहाँ पर विलयन के मोलों की संख्या, विलयन
की मोलों की संख्या तो ये हमारा विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेयन की मोलों की संख्या हमारा मोल अंश तथा मोल प्रभाज कहलाता है और इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्ष बराबर हम विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल यन से, और जबकि विलियन के मोलों की संख्या यन प्लस कैपिटल यन, जहाँ यन विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल यन विलायक के मोलों की संख्या है, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विलियन के मोलों की संख्या आ जाएगी। अब हम यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यदि हम मोललता बराबर फॉर्मूला लिखेंगे मोललता, तो मोललता हमारा क्या कहलाता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारा मोललता कहलाता है। तो ये हमारा भार W और अणु भार के पद में होगा, तो इसे भी हम भार और अणु भार के पद में तोड़ेंगे। यक्स बराबर यन बराबर हम जानते हैं कि यन हमारा मोलों की संख्या, तो भार बटा में अणु भार, भार बटा में अणु भार होता है, तो W अपान यन। तो इससे हम निकाल लेंगे यहाँ पर रखकर, तो यहाँ पर हमारा W अपान यम हो जाएगा और बटा में भी हमारा यहाँ पर W अपान यम प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल यम, कैपिटल W अपान कैपिटल यम, इतना हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और हल कर लेंगे यहीं पर कि हमारा यक्स मोल प्रभाज बराबर क्या सूत्र प्राप्त होगा। तो इसमें हम यक्स बराबर निकालेंगे W अपान स्मॉल यम, W अपान स्मॉल यम, स्मॉल यम, ये हमारा बटा बराबर के सीधे में ही रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो चलिए इसे, तो W अपान यम और इसमें से W अपान यम दोनों में कॉमन करेंगे, W अपान यम। तो यहाँ पर हम W अपान यम कर रहे हैं, तो इसमें से तो कॉमन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा और प्लस इसमें हमारा स्मॉल W अपान यम नहीं है, तो इसमें स्मॉल W अपान यम का गुणा हो जाएगा, स्मॉल W अपान यम का गुणा। तो स्मॉल W अपान यम, स्मॉल W अपान यम, W अपान यम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा कैपिटल W अपन कैपिटल यम तो रहेगा ही, तो यहाँ पर कैपिटल W और ये हमारा यम वो वाला है, यम अणु भार वाला यम है, और यहाँ पर इसमें हमारा W अपन यम नहीं है और कॉमन किया है इसमें से, तो इसमें नहीं है, तो जो कॉमन नहीं होता है इसमें भाग हो जाता है। यदि देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर यक्स प्लस 1 है और इसमें से हमें यक्स कॉमन करना है, तो यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ यक्स नहीं है तो 1 अपन यक्स होता है, अर्थात भाग हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी W अपन यम कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसमें से W अपन यम करेंगे तो भाग हो जाएगा, बटा में भाग। तो यहाँ पर W, यहाँ पर देखिए कैपिटल W अपान स्मॉल यम भागा, यहाँ पर हमारा स्मॉल W अपान यम हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये इसका गुणा हो जाएगा, अर्थात W इंटू यम बटा के यम इंटू स्मॉल W हो जाएगा। तो ये है, तो W अपान यम हो गया इंटू हमारा हो जाएगा इंटू यम अपान हमारा स्मॉल W हो जाएगा। तो अब हमारा इतना हो गया। अब देखेंगे कि ये हमारा सेम है तो कट जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा 1 बटा के 1 प्लस कोष्टक में इसे ले लेते हैं, 1 को बाहर कर देंगे और इसे कोष्टक में इन दोनों को ले लेंगे, या चाहेंगे तो संपूर्ण को भी ले सकते हैं। तो चलिए पूरे को ही ले लेते हैं, 1 प्लस यहाँ पर हमारा इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा कैपिटल W इंटू यम अब बटा के हमारा हो जाएगा, यम में W का गुणा करेंगे तो स्मॉल यम इंटू W हो गया, कैपिटल यम इंटू W हो जाएगा। तो इन दोनों को कोष्टक में बंद कर लिए। अब चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 हो गया हमारा, यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा तो यहाँ पर से 1 से 1 कट गया, तो अब जो बचा शेष वही को हम लिख दिए हैं गुणा कर, तो 1 अपान 1 प्लस इसका इसमें गुणा होगा W इंटू यम और यहाँ पर यम इंटू W हो गया समीकरण। तो ये हमारा समीकरण 1। अब चलिए मोललता बराबर निकालते हैं, मोललता बराबर हमारा क्या संबंध होता है, तो मोललता बराबर हमारा ये होता है कि विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में विलयन का आयतन केजी, विलायक का भार केजी में होना चाहिए। तो विलायक के भार को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल W हमारा विलायक का भार है और भार केजी में होना चाहिए। केजी के लिए हम 1000 का भाग देते हैं, तो सवाल में हमारा हमेशा विलायक का भार ग्राम में होता है और इसको केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1000 सूत्र में ही कर देते हैं, तो ये हो गया। अब हमारा आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसे यम डैश बराबर प्रदर्शित करते हैं, तो ये स्मॉल W इंटू 1000 बटा के हमारा कैपिटल W गुणे स्मॉल यम, इतना हो गया हमारा। तो अब हम यम डैश है, तो यम डैश के लिए हम 1 बटा में यम डैश निकालेंगे, इसको व्युत्क्रम करेंगे, यम डैश बराबर इसको
ऊपर और नीचे हो जाएगा, दोनों तरफ का पलट जाएगा। ये हमारा कैपिटल डब्लू है इंटू स्मॉल डब्लू गुणे 1000। अब इसे हम समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे और उसमें मान समीकरण 2 का हम समीकरण उसमें मान रख देंगे। चलिए अब समीकरण 1 से चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हमारा कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल यम बटा के यहाँ पर स्मॉल डब्लू गुणे यम, इतना हो गया। यहाँ पर आगे यम है और पीछे डब्लू है, तो यहाँ पर आगे यम कर लिए हैं हम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, गलती होने का चांस नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1000 है, मान रखने के लिए यहाँ पर हमारा 1000 है, 1000 है, तो 1000 का इसमें भी ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, तो इंटू 1000 अब बटा के हमारा 1000, दोनों में गुणा कर लिए। अब देख रहे हैं कि हमारा डब्लू इंटू स्मॉल यम अब बटा के स्मॉल डब्लू इंटू 1000, तो कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल यम अब बटा के स्मॉल डब्लू इंटू 1000 के स्थान पर हम 1 अपान यम डैश रखेंगे। तो चलिए पहले इसे सजा लेते हैं। तो यक्स बराबर हमारा 1 अपान 1 प्लस यहाँ पर इसको पहले सजाएंगे, तो कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल यम अब बटा के हमारा स्मॉल डब्लू गुणे 1000, अब इंटू जो बच रहा है उसको लिख देंगे, तो हमारा बच रहा है 1000 अब बटा के स्मॉल यम, इतना अभी बच रहा है, तो इसके स्थान पर 1 अपान यम डैश रखेंगे, 1 अपान यम डैश। तो चलिए रखते हैं 1 अपान यम डैश, तो यक्स बराबर हमारा 1 बटा के 1 प्लस 1 अपान यम डैश, कैपिटल यम डैश, इतना हमारा हो गया। और 1000 बटा के यम ज्यों का त्यों रहेगा गुणा में, तो यहाँ पर हमारा 1000 बटा के यम, तो हो जाएगा हमारा इंटू 1000 अब बटा के यम। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा अभीष्ट मूल प्रभाज यक्स बराबर 1 अपान 1 प्लस 1000 अब बटा के यम डैश आएगा, यम कैपिटल यम डैश, कैपिटल यम डैश, यही हो जाएगा मूल अंश तथा मोललता में संबंध, मूल अंश तथा मोललता में संबंध। मूल अंश हमारा यक्स है, जबकि मोललता यहाँ पर हमारा यम डैश है, तो यही हमारा मूल अंश और मोललता में संबंध होता है। ये हमारा कैपिटल यम है, कैपिटल यम डैश मोललता। तो यक्स बराबर 1 बटा के 1 प्लस 1000 बटा के यम प्लस यम डैश, एक यम हमारा अणुभार जबकि एक यम हमारा मोललता। परासरण, परासरण का मतलब ओस्मोसिस। परासरण क्या होता है, परासरण की क्रिया क्या होती है, तो परासरण अर्थात ओस्मोसिस, जब असमान सांद्रण के दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रखने पर विलायक के अणुओं को तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है या परासरण की क्रिया कहलाती है। अर्थात जब दो असमान सांद्रण का मतलब कोई मोटा होगा जबकि कोई पतला होगा, विलयन में कोई दो असमान सांद्रण वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है, जिसे परासरण की क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल एक कि किशमिश को जल में डालने पर किशमिश के वाह्य कोशिका से होकर जल के अणु अंदर आते हैं, जिससे किशमिश फूल जाती है, जो परासरण की क्रिया कहलाती है। जो किशमिश को जल में भिगोने पर किशमिश फूल जाती है, यह क्रिया हमारे परासरण के अंतर्गत आती है। कि परासरण का परिभाषा वह होता है कि जब दो असमान सांद्रण वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है, जिसे हम परासरण की क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कि जब किशमिश को हम जल में डालते हैं तो किशमिश जल के अणु किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण किशमिश फूल जाती है। यह परासरण का एक एग्जाम्पल है। चलिए अब जानते हैं विसरण किसे कहते हैं, अर्थात विसरण क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है विसरण। विसरण अर्थात डिफ्यूजन। विसरण किसी विलायक को विलायक में घोलने पर विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। इसमें था परासरण में कि तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करेगा, अर्थात जो पतला होगा वह प्रवेश करेगा
और यहाँ पर जो कह रहा है कि अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता की ओर गति करता है। जो विलेय होता है वो विलायक की ओर गति करता है, और उसमें परासरण में था कि जो विलेय होता है वो विलायक की ओर गति करता है। लेकिन यहाँ पर परासरण के उल्टा है कि अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर देते हैं और अपना एक समांगी विलयन बना लेते हैं, जिसे विसरण कहते हैं। जैसे रंग का एक टुकड़ा जल में डालने पर रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगे शेष जल की ओर चलती है और थोड़ी ही देर में विलयन रंगीन हो जाता है। यह हमारा विसरण का एक उदाहरण है। अर्थात एक यह भी उदाहरण होगा कि जब हम रक्त की बूंदें जल में डालते हैं तो रक्त की बूंदें जल की ओर स्वतः गति करती है, जिससे एक समांगी विलयन बन जाता है, और यह हमारा विसरण का एक एग्जाम्पल है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। और विसरण और परासरण बोर्ड एग्जाम में 2-2 अंक में पूछे जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहा है यहाँ पर कि विसरण और परासरण में अंतर, कि विसरण और परासरण में क्या क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो विसरण और परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो विसरण है एक तरफ परासरण है, इन दोनों में अंतर। यह बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है, 4 अंक में। तो विसरण और परासरण, तो विसरण और परासरण में पहला अंतर है कि विसरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती और परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा अंतर यह है कि इसमें विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। इसमें जो विलेय के कण होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, जबकि परासरण में इसमें विलायक के कण सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं। इसमें कम से अधिक की ओर गति करते हैं और इसमें अधिक से कम की ओर गति करते हैं। और तीसरा हमारा अंतर यह रहा कि विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, और इसमें हमारा तीसरा अंतर यह रहा कि परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं, अर्थात गति करते हैं। और चौथा हमारा यह अंतर रहा कि विसरण की क्रिया तीनों अवस्थाओं में होती है, जबकि परासरण की क्रिया केवल द्रव में ही होती है, एक माध्यम में होती है। तो ये था हमारा विसरण और परासरण में अंतर, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में स्थित सांद्र विलयन के कक्ष से तनु विलयन के कक्ष की ओर आरोपित वह बल जो परासरण की क्रिया को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। इसे पी या पाई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वायुमंडल होता है। तो परासरण दाब उसे कहते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में स्थित सांद्र विलयन की कक्ष से तनु विलयन की कक्ष की ओर आरोपित वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। और इसे पी से या पाई से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक वायुमंडल होता है। चलिए अगला है हमारा टॉपिक परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के क्या क्या नियम है? लॉ ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर। तो पहला है कि वायल वांट हाफ नियम, वायल वांट हाफ नियम। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार जो होता है, स्थिर ताप पर, ताप हमेशा स्थिर रहेगा तभी वायल वांट का नियम काम करेगा। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमारा स्थिर ताप है, अर्थात T का मान, टेम्परेचर हमेशा स्थिर रहेगा तभी हमारा वायल वांट हाफ नियम लागू होगा। तो परासरण दाब हमारा विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, और यहाँ पर P अनुक्रमानुपाती C, और जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कोई एक नियतांक आता है, तो P बराबर K इंटू C आ गया, और यही हमारा K एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, तो हमारा P बराबर K इंटू C होगा। अब परासरण दाब का दूसरा नियम यह है कि चार्ल्स वांट हाफ नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता, वायल वांट हाफ नियम में स्थिर ताप था जबकि इसमें स्थिर सांद्रता है, पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर विलयन की परासरण दाब परम ताप तो T के समानुपाती होता है। परम ताप को हम T से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर परासरण दाब P अनुक्रमानुपाती परम ताप, तो P अनुक्रमानुपाती T हो जाएगा, और यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, तो P बराबर हमारा K इंटू T हो गया। चलिए अगला टॉपिक हमारा रहा कि चार्ल्स वांट हाफ नियम
और ये हमारा हो चुका है। अब इन तनु विलयन का 1/2 समीकरण क्या होता है इसे देखेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि तनु विलयन का 1/2 समीकरण क्या होता है। हम जानते हैं कि जब एक बार यहाँ पर बायल 1/2 नियम और यहाँ पर चार्ल्स 1/2 नियम दोनों को मिलाकर हम बायल तनु विलयन का 1/2 समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यदि हमारा बायल 1/2 समीकरण में 1/2 नियम में यदि हमारा स्थिर स्थिर ताप था तो उसमें हमारा परासरण दाब P सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि बायल 1/2 के नियम से बायल 1/2 नियम से बायल 1/2 नियम से जो इसमें होता है परासरण दाब P वो हमारा सांद्रता C के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती C कब होता है जब स्थिर ताप रहे। स्थिर ताप पर ये हमारा अनुक्रमानुपाती होता है P अनुक्रमानुपाती C। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसे समीकरण 1। अब हम यहाँ पर चार्ल्स वंट नियम का प्रयोग करेंगे। चार्ल्स वंट हाफ नियम तो ये हमारा कहता है कि स्थिर सांद्रता पर जो होता है परासरण दाब वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर चार्ल्स वंट हाफ नियम से चार्ल्स वंट हाफ नियम से इसमें होता है हमारा कि जो परासरण दाब होता है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो P अनुक्रमानुपाती T और यहाँ पर स्थिर हमारा सांद्रता होना चाहिए। सांद्रता स्थिर सांद्रता स्थिर सांद्रता पर। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो P अनुक्रमानुपाती T ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर समीकरण 1 तथा 2 को मिलाकर लिखने पर तो समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिख लेंगे आपस में। तो हमारा P अनुक्रमानुपाती है और P अनुक्रमानुपाती यहाँ पर C है। तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो P अनुक्रमानुपाती CT हो जाएगा। CT। अब यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो अनुक्रमानुपाती का यदि हम चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है तो बराबर हमारा P RCT हो जाएगा। यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक आता है। तो यहाँ पर हमारा अनुक्रमानुपातिक नियतांक R है। R जहाँ एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है तो इससे हमारा P बराबर आ जाएगा P बराबर एक अभिष्ट सूत्र प्राप्त होगा CRT। C को पहले कर दिया है जबकि R को बाद में कर दिया है। तो ये हमारा एक फार्मूला प्राप्त होता है कि P बराबर CRT और जहाँ R एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जहाँ R अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही को कहा जाता है। तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। चलिए इसे और आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया था कि P बराबर हमारा CRT आया था CRT। तो यहाँ पर हम C जानते हैं कि ये हमारा विलयन की सांद्रता है। तो सांद्रता बराबर हमारा होता है N/V। ये हमारा सांद्रता बराबर फार्मूला होता है कि विलयन की सांद्रता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो ये है हमारा सूत्र। इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर C पर कर देंगे। तो C का मान यहाँ पर रखेंगे तो P बराबर हमारा आ जाएगा N/V इंटू R इंटू T। तो V का इसमें गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो PV बराबर NRT आ जाएगा NRT। यही एक हमारा अभिष्ट समीकरण होता है जो कि C के मान को रखने पर आता है। और यहाँ पर जहाँ हमारा P हो जाएगा परासरण दाब और V हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में और N हमारा विलय के मोलों की संख्या, R हमारा एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जबकि T हमारा परम ताप है। और यहाँ पर हमारा R का मान निश्चित होता है क्योंकि एक नियतांक है। तो लिखेंगे जहाँ R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री सेल्सियस मोल होता है। तो यहाँ पर लीटर वायुमंडल प्रति में बटा में
डिग्री सेल्सियस और मोल होता है। तो लीटर वायुमंडल बटा में डिग्री सेल्सियस मोल, ये हमारा आर एक नियतांक है जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री सेल्सियस मोल होता है। और इसके फार्मूले पर क्वेश्चन भी लगता है, तो चलिए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी फार्मूले पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा प्रश्न रहा कि एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का आयतन 60 ml किया गया है। तो प्राप्त विलयन का परासरण दाब 0.0822 वायुमंडल डिग्री सेल्सियस ताप पर है, तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। यदि हमारा परम ताप का मान इतना दिया गया है, परासरण दाब का मान हमारा 0.082 वायुमंडल और डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो हमें इसका अणु भार निकालना है, पदार्थ का अणु भार निकालना है। तो हम चलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। जो पहले दिया है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया है क्या दिया है, पदार्थ का भार दिया है। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम जल को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन इतना किया जाता है। तो हमारा पदार्थ का भार या विलय का भार, पदार्थ का भार स्मॉल डब्लू बराबर हमारा हो जाएगा पदार्थ का भार स्मॉल डब्लू, पदार्थ का भार डब्लू बराबर 4 ग्राम। और यहाँ पर घोलकर विलयन का कुल आयतन, विलयन का आयतन हमारा 60 ml है। तो विलयन का आयतन को V से, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर हमारा 60 ml। अब इसको हम लीटर में बदलेंगे। तो V बराबर हमारा 60 बटा के 1000 हो जाएगा। तो 1000 हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया। और जबकि हम 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में, अर्थात V बराबर हमारा 3 बटा के 5 लीटर आ गया। तो ये हमारा विलय का भार और आयतन हो गया। अब इसमें दिया गया है परासरण दाब हमारा 0.0821 वायुमंडल डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर परासरण दाब बराबर हमारा P बराबर दिया गया है कि 0.0821 वायुमंडल हो गया। वायुमंडल गलत लिखा गया, लेकिन वायुमंडल P बराबर 0.0821 वायुमंडल हो गया। अब देख रहा है कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, तो ताप हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। तो परम ताप नहीं, ताप T बराबर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस इतना हो गया। अब चलिए वन हाफ समीकरण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और उसी से अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार निकालना है, तो अणु भार यम बराबर निकालना है, इसलिए वाट कर लेंगे और यहाँ पर जो वन हाफ समीकरण का प्रयोग करेंगे और उसी से हम अणु भार निकालेंगे। तो यहाँ पर वन हाफ समीकरण से पीवी बराबर NRT होता है, NRT, पीवी बराबर NRT। तो ये इसी समीकरण का प्रयोग करके हम इससे अणु भार निकालेंगे। तो हमारा पीवी बराबर NRT हो गया। तो जहाँ यन हमारा होता है विलय का मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, तो इसमें तो भार अणु भार वाला कहीं संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे पी V बराबर यन का रखेंगे तो W बटा के यम आएगा RT, क्योंकि भार बटा में अणु भार हमारा विलय के मोलों की संख्या यन को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा। अब इसका गुणा हमारा इसमें हो जाएगा। तो PV इंटू यम बराबर WRT हो जाएगा, और WRT हो जाएगा। अब इसमें मान धर देंगे और अणु भार का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो P का मान, परासरण दाब P का मान हमारा 0.0821 है। तो मान रखेंगे परासरण दाब 0.0821 और विलयन का आयतन हमारा 3 बटा के 5 है, और यम का मान निकालना है। तो इंटू यम बराबर विलय का भार 4 ग्राम, आर का मान हमारा यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में, हमारा आर का मान प्रश्न में दिया गया है कि 0.0821। तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर 0.0821 इंटू T, परम ताप हमारा 0 है। तो परम ताप 0 है, तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो ये हमारा केल्विन में, यहाँ पर परम ताप का मान हमेशा केल्विन में ही रखेंगे प्रश्न को हल करते समय। तो 273 हमारा होता है, 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 केल्विन होगा। तो इंटू 273। अब इसको हल करेंगे आपस में, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, जबकि ये गुणा में है तो इसका भाग हो जाएगा और 3 का भी भाग हो जाएगा। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 4 इंटू 0.0821 इंटू 273, जो कहते हैं बटा में
अब 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, उधर जाएगा, तो 5 अब बटा में ये सब भागा में आ जाएंगे, तो 0.0821 इंटू 3, तो हमारा इससे ये कट गया और 3 है यहाँ पर, तो हमारा यम बराबर हो जाएगा, यम बराबर 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, इंटू 273 अब बटा के 3, और 3 से इसको काट देंगे तो 3 9 27 को 9, और ये हमारा 91 बार में कट जाएगा, और 20 में 91 का गुणा कर देंगे तो यम बराबर हमारा आ जाएगा 2, इतना, तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर। और बार इतना देख लीजिए यहाँ पर पीवी बराबर एन आर टी से इसे लगाए हैं, तो पीवी और एन का मान रख देंगे बार बटा में और बार इंटू आर टी, और इसमें जो मान है तो पी का मान यहाँ पर हमारा 0.08 है, और भी का मान भी का मान हमारा आयतन भी बराबर यहाँ पर लीटर में बदले हैं तो 3/5, 60 है तो 60 को बदले हैं 1000 का भाग दिए हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 3 बटा में यहाँ पर 50, 3 बटा में 50 रहेगा, यहाँ पर 3 बटा के 50, तो यहाँ पर भी मान रखेंगे तो 3 बटा के 50, और यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा इसमें तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 50 गुना के 100 होगा, अर्थात 1 जीरो बढ़ेगा, इतना हमारा अणु भार आएगा, पदार्थ का अणु भार यम बराबर इतना, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब वाष्प दाब का अवनमन बाय प्योर प्रेशर ऑफ लोअरिंग, तो ये है हमारा वाष्प दाब का अवनमन, अर्थात वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ का मतलब कि वह उसे गर्म करने पर वह वाष्प में न परिवर्तित हो, उसे अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। और किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS हो तो P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, जहाँ P0 हमारा विलायक का वाष्प दाब है और PS हमारा विलयन का वाष्प दाब है, और इस प्रकार विलायक में से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो ये हमारा वाष्प दाब का अवनमन आएगा। अब इसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, P0 और माइनस PS को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं कि यदि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो ये था हमारा वाष्प दाब का अवनमन। चलिए अब जानते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। अपेक्षिक अवनमन, तो यहाँ पर है हमारा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS, वाष्प दाब का अवनमन है P0 माइनस PS, तथा विलायक के वाष्प दाब P0 के अनुपात को विलायक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब P0 का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS बटा में P0, ये हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, और वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS होता है। अब इसी में हमारा अगला टॉपिक रहा कि राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है, और यह 3 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम क्या होते हैं और राउल्ट के नियम की सीमा क्या होती है। तो राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, यह बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है, और इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलिएगा विलियन चैप्टर से। तो राउल्ट का नियम यह है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज, विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। विलयन का वाष्प दाब का अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर N बटा के N प्लस N बटा में N प्लस हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज है। तो राउल्ट का नियम यह होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर N बटा के N प्लस N, यह हमारा N है मोलों की संख्या बटा में यहाँ पर विलयन के मोलों की संख्या को हम मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। तो ये है हमारा राउल्ट का नियम, जहाँ पर संकेत भी दिया गया है कि यहाँ पर P0 विलायक का वाष्प दाब, PS हमारा विलयन का वाष्प दाब, और P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन, जहाँ पर N है हमारा विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे N प्लस N, तो हमारा विलयन के मोलों की संख्या आ जाता है। तो ये है हमारा राउल्ट के नियम,
जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है। राउल्ट के नियम की सीमाएं, अर्थात राउल्ट के नियम क्या क्या होता है उसकी परिभाषा देखें हैं। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती है, तो पहला है कि राउल्ट का नियम तलु विलयन पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो राउल्ट का नियम होता है वह केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। और दूसरा यह है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। और तीसरा है कि वैद्युत अपघट्य के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये है हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट राउल्ट के नियम की सीमाएं, जो बोर्ड एग्जाम में राउल्ट का नियम तथा राउल्ट के नियम की सीमाएं बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के अणु भार ज्ञात करने के लिए व्यंजक। तो चलिए इसे देखते हैं कि क्या होता है। वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों के अणु भार ज्ञात करने के लिए व्यंजक क्या क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं राउल्ट के नियम का यहाँ प्रयोग कर अनअपघट्य विद्युत अनअपघट्य पदार्थों का के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल अंश या मोल प्रभाजित के बराबर होता है। राउल्ट के नियमानुसार तो राउल्ट के नियमानुसार हमारा हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बटा के P0 होता है। और यहाँ पर बराबर हमारा यक्स बराबर होता है N बटा के N प्लस कैपिटल N, जहाँ N हमारा विलेय के मोलों की संख्या और यहाँ पर N प्लस N विलयन के मोलों की संख्या है। तो इससे हम निकालेंगे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों के अणु भार ज्ञात करने के लिए व्यंजक। तो वैद्युत अनअपघट्य अर्थात राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। तो जो हमारे ये मोल प्रभाज या मोल अंश है वो तनु विलयन सांद्र विलयन बाकी सभी विलयनों पर लागू होता है। ये मोल प्रभाज और मोल अंश निकालने के लिए ये सूत्र सभी विलयनों का मोल अंश या मोल प्रभाज निकालने के लिए सूत्र है। तो यदि तनु विलयन के लिए केवल तनु विलयन के लिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पर यदि तनु विलयन के लिए जो हमारा N प्लस कैपिटल N अर्थात विलयन के मोलों की संख्या है वो विलायक के मोलों की संख्या के बराबर हो जाती है, क्योंकि विलयन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। तो तलु विलयन का मतलब बहुत पतला विलयन होता है, तो बहुत पतला हो जाएगा तो वो विलायक के ही बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा N प्लस कैपिटल N बराबर हमारा कैपिटल N हो जाएगा। तो इस प्रकार इस समीकरण से हम निकालेंगे, रखेंगे मान। तो P0 माइनस PS अब बटा के हमारा P0 बराबर हमारा स्मॉल N बटा के कैपिटल N हो जाएगा। इतना हो जाएगा, जहां हमारा विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल N और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। तो यहाँ पर हम इसे भार और अणु भार के रूप में तोड़ेंगे N और कैपिटल N को। जहां होता है हमें पता है कि जहां N बराबर स्मॉल W बटा के स्मॉल M और कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटा के कैपिटल N। ये भार बटा के अणु भार को हम विलेय के मोलों की संख्या कहते हैं या विलायक के मोलों की संख्या कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P0 माइनस PS अब बटा के P0 बराबर हो जाएगा हमारा स्मॉल W बटा के स्मॉल M बटा के कैपिटल W है ये कैपिटल W अब बटा के स्मॉल M होगा कैपिटल W बटा के कैपिटल M, क्योंकि विलेय के अणु भार और विलायक का अणु भार एक ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल M प्रदर्शित कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल W गुणे कैपिटल M बटा के हमारा यहाँ पर कैपिटल W गुणे स्मॉल M। यही हमारा वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ है कि P0 माइनस PS बटा में P0 हमारा स्मॉल W गुणे कैपिटल M बटा के कैपिटल W गुणे स्मॉल M। इसी व्यंजक से हम वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों का अणु भार ज्ञात करेंगे। देख लीजिए जहां पर हमारा
यहाँ पर P0 माइनस PS हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। तो P0 हमारा विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब, और P0 और PS हमारा विलयन का वाष्प दाब है। तो यहाँ पर PS विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हो गया। और यहाँ पर हमारा जो W है, स्मॉल W वो विलय का भार है, और कैपिटल M हमारा विलायक का अणु भार है। और यहाँ पर कैपिटल W विलायक का भार और स्मॉल M हमारा विलय का अणु भार। स्मॉल W हमारा विलय का भार, और यहाँ पर कैपिटल M ये हमारा विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार। और यहाँ पर हमारा इस कैपिटल W वो विलायक का भार है, कैपिटल W विलायक का भार, और यहाँ पर स्मॉल m विलय का अणु भार, स्मॉल m हमारा विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। तो ये था हमारा कि विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के अणु भार ज्ञात करने के लिए व्यंजक यही है कि P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर स्मॉल W गुणे कैपिटल M बटा के कैपिटल W गुणे स्मॉल m। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम विद्युत अनअपघट्य पदार्थों का व्यंजक प्राप्त करते हैं। और इसी प्रश्न भी लगता है इसी सूत्र पर। हमारा यहाँ पर एक उदाहरण रहा इसी फार्मूले पर कि विद्युत अनअपघट्य पदार्थों से कैसे इसका अणु भार ज्ञात करें। तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.335 हो जाता है। 35 mm से घटकर 17.235 हो जाता है। तो विलय का अणु भार ज्ञात कीजिए। 5 mm इसका मात्रक mm है, वाष्प दाब का मात्रक वायुमंडल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा mm। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.335 mm से घटकर 17.235, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 17.335 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। तो विलय का अणु भार अर्थात स्मॉल m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो हम ताप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे फार्मूले में ताप का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो जो दिया है उसे लिखते हैं। तो दिया है हमारा यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, विलय का भार 10 ग्राम, विलय का भार स्मॉल W बराबर हमारा यहाँ 10 ग्राम दिया गया है, 10 ग्राम, और 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना से घटकर इतना हो जाता है, अर्थात P0 माइनस PS होगा। तो चलिए यहाँ पर 100 ग्राम हमारा जल है, अर्थात बिलियन दिया गया है। तो बिलियन का हमारा आयतन हमेशा लीटर में ही होना चाहिए। तो 10 ग्राम विद्युत अनअपघट्य पदार्थ 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर, अर्थात 10 ग्राम हमारा यहाँ पर विलेय है और 100 ग्राम हमारा यहाँ पर विलायक होगा। और बिलियन की बात करें तो यन ये हमारा विलेय और प्लस विलायक को जोड़ेंगे तो हमारा बिलियन निकलेगा। तो 110 ग्राम हमारा बिलियन होगा, जबकि इसमें से 10 ग्राम हमारा विलेय और 100 ग्राम हमारा विलायक होगा। तो ये 100 ग्राम जो जल है वो हमारा विलायक है। तो विलायक जल है क्वेश्चन में, तो H2O होगा। विलायक का भार हमारा 100 ग्राम है। भार कैपिटल W बराबर 100 ग्राम, कैपिटल W बराबर 100 ग्राम है। तो चलिए अब हमारा दिया गया है कि वाष्प दाब 17.335 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। तो विलय का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो 17.355 से घटकर हमारा 235 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकालेंगे P0 माइनस PS। तो हमारा विलायक का वाष्प दाब P0 हमारा 17.335 है, और PS हमारा विलयन का वाष्प दाब 17.235 है। तो विलायक का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब को P0 से प्रदर्शित करते हैं। तो P0 बराबर हमारा हो जाएगा 17.335 mm, और यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब
का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब हमारा पीएस बराबर हमारा 17.235 mm। अब यहीं पर हम P0 माइनस पी एस निकालेंगे, P0 माइनस पी एस हमारा विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित वाष्प दाब है, विलयन के वाष्प दाब है। तो यहाँ पर P0 माइनस पी एस निकालेंगे तो 17.335 माइनस 17.235, इसको आपस में घटाएंगे तो P0 माइनस पी एस का हमारा मान निकलेगा 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर दशमलव 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, अर्थात 0.100 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा P0 माइनस पी एस का मान है वो 0.100 है, इतना। तो चलिए अब राउल्ट के नियमानुसार अणु भार वाले फॉर्मूले पर रख देते हैं और हमारा अणु भार का मान निकल जाएगा। तो राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट के नियमानुसार हमारा हो जाएगा कि वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान हमारा विलय के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे हम एक सूत्र प्राप्त कर रहे थे कि P0 माइनस पी एस जो होता है अब बटा में P0 वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान हमारा स्मॉल W गुणे कैपिटल एम बटा के कैपिटल W गुणे स्मॉल एम के बराबर होता है। तो अब इस पर हम हल करेंगे तो P0 माइनस पी एस का मान इतना आया है, तो 0.100, और यहाँ पर P0 का मान हमारा 17.335 है। तो 17.335 बराबर हमारा स्मॉल W का मान 10 ग्राम है, तो 10 गुणे कैपिटल एम हमारा विलायक का अणु भार है। तो विलायक का भार यहाँ पर H2O का भार 100 ग्राम है, और इसका अणु भार हमें ज्ञात करना है। तो जल का अणु भार हम जानते हैं कि 18 होता है। तो जल का अणु भार 18, यहाँ पर देख लीजिए कैसे अणु भार 18 आएगा। अणु भार H2O का अणु भार तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के अणु है, तो 2H हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो इस प्रकार 2 + 16 हमारा 18 आता है। तो ये हो गया 18। अब बटा के हमारा कैपिटल W का मान 100 ग्राम है, विलायक का भार 100 ग्राम, गुणे स्मॉल एम का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा स्मॉल एम का मान ज्ञात करना है, तो 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 3 अंक पर दशमलव है, जबकि यहाँ पर भी 3 अंक पर दशमलव है। तो यह हमारा 100 बटा के 17.335 हो जाएगा, बराबर हमारा 18 बटा के 10 इंटू यम हो जाएगा। अब हम यम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यम को इधर करेंगे और इन दोनों को आपस में कर लेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, यम को यहाँ लाएंगे ऊपर, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 18 गुणे 17.335 हो जाएगा। अब बटा में हमारा इसका गुणा नीचे हो जाएगा, तो 10 गुणे 100 इतना हो जाएगा। अब चलिए इसमें भाग देते हैं गुणा करके, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 18 में इसका गुणा करेंगे, तो 18 का और इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, 20, 30 आ जाएगा। अब बटा में हमारा 1000 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। अब अणु भार बराबर हमारा आ जाएगा, ये हम अणु भार बराबर 100 का भाग देंगे इसमें, तो 2 अंक पर दशमलव, अर्थात इतना दशमलव 31, 20, 3 बचा, तो 31, 20, 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, और 2 अंक पर दशमलव, अर्थात 312.03 आ जाएगा। यही हमारा अणु भार का आंसर हो जाएगा, यम बराबर। तो ये थे हमारे राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट के सूत्र पर वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अणु भार कैसे ज्ञात करें, उसके लिए जो राउल्ट ने एक सूत्र दिए थे उसी पर हम इसे लगाए हैं। तो ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा 312.03 अणु भार का मात्रक कोई नहीं होता है। तो ये था हमारा आंसर 312.03 इस प्रश्न का। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अर्थात क्या होता है, विलियन चैप्टर का यह टॉपिक हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं, अर्थात वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है जिसे हिमांक कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। और हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, तो विलायक तथा विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। विलायक तथा विलयन के हिमांक का अंतर, जो विलायक है, विलयन में जो विलायक है तथा विलयन के हिमांक का अंतर
हिमांक अवनमन कहलाता है। हिमांक अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं हिमांक अवनमन को। तो डेल्टा टी एफ बराबर T2 माइनस T1। यदि विलायक का हिमांक T1 और इसका विलयन का हिमांक T2, विलायक का हिमांक जबकि T1 हमारा विलयन का हिमांक हो, तो टी एफ बराबर T2 माइनस T1। यहाँ पर विलायक का हिमांक, हिमांक मतलब वो होता है जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए। तो विलायक का हिमांक हमारा T2 और विलयन का हमारा हिमांक T1, तो T2 माइनस T1। इस प्रकार यहाँ पर हमारा TF बराबर हमारा हिमांक अवनमन है, जबकि T2 विलायक का हिमांक और T1 हमारा विलयन का हिमांक है। अब हम चल दिए देखते हैं अगला टॉपिक है, इसी का हिमांक का ही टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन भी लगता है बोर्ड एग्जाम में। तो मोलल अवनमन स्थिरांक अर्थात मोलल डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट क्या होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक। तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय मिलाने पर विलयन तथा विलायक के हिमांक का अंतर मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, ये कहते हैं। तो मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय मिलाने पर विलयन तथा विलायक के हिमांक का अंतर मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो ये है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा और इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल होता है और इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। केएफ अर्थात हमारा यहाँ पर सूत्र भी हो जाएगा कि हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो हिमांक अवनमन अनुक्रमानुपाती मोललता, जो हिमांक अवनमन होता है विलयन का हिमांक अवनमन, वो हिमांक अवनमन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे टीएफ से प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो टीएफ अनुक्रमानुपाती यम डैश, ये हमारा केएफ है, जो केएफ ये हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है। अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक को केएफ से प्रदर्शित करते हैं, जबकि हिमांक अवनमन को टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। और यह मोललता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। दोनों एक ही बात है, अनुक्रमानुपाती कहें या समानुपाती कहें। तो यहाँ पर हमारा समानुपाती है। अब यदि हम समानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। तो हमारा डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा, एक नियतांक यहाँ पर केएफ आएगा, यही केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक जिसे कहते हैं इंटू यम डैश, कैपिटल यम डैश है। यही हमारा फार्मूला होता है। हिमांक अवनमन और मोललता अनुक्रमानुपाती होगा और इसे जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर टीएफ बराबर केएफ इंटू यम डैश हो जाएगा, जहाँ पर हमारा केएफ मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो लिख लेंगे यहाँ पर, जहाँ केएफ मोलल उन्नयन अवनमन स्थिरांक है, अवनमन स्थिरांक स्थिरांक है, जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं या समानुपातिक नियतांक है। तो चलिए ये हो गया हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ। तो टीएफ बराबर केएफ इंटू यम डैश। अब यम डैश का मान रखेंगे, मोललता का मान रखेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा टीएफ बराबर चलेंगे तो केएफ इंटू यम डैश होता है। यम डैश का मान हमारा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारा मोललता कहलाता है और इसे यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर हमारा हो जाएगा केएफ इंटू विलय का भार, मोललता बराबर विलय का भार बटा में विलय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में होता है। तो चलिए इसे लिखते हैं, विलय का भार बटा में विलय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में। केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 का भाग कर दिए। अब हमारा 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर, तो डेल्टा टीएफ बराबर हमारा हो जाएगा केएफ इंटू इसका गुणा उसमें हो जाएगा, तो स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटा के हमारा कैपिटल डब्लू गुणे स्मॉल यम हो जाएगा। यहाँ पर बराबर चिन्ह बराबर के सीधे में होगी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यही हमारा एक अभिष्ट सूत्र प्राप्त होता है, जिसे हम मोलल यहाँ पर अवनमन स्थिरांक केएफ है और यहाँ पर टीएफ हमारा हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन बराबर यही एक सूत्र है जिस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी लगता है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन 4 अंक में आते हैं। तो इस सूत्र को याद रखिएगा आप, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र इस चैप्टर का है। तो चलिए इसे देख लेते हैं, जहाँ पर हमारा जहाँ टीएफ क्या है, यहाँ पर टीएफ हमारा हिमांक अवनमन है, टीएफ हिमांक अवनमन टीएफ हिमांक अवनमन
हिमांक अवनमन, और के एफ हमारा क्या है, अवनमन, और के एफ हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक है, मोलल मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। और यहाँ पर हमारा स्मॉल डब्लू विलय का भार है, और कैपिटल डब्लू हमारा विलायक का भार, और स्मॉल डब्लू हमारा विलय का अणु भार है। तो स्मॉल डब्लू हमारा विलय का भार, विलय का भार, और यहाँ पर हमारा कैपिटल डब्लू विलायक का भार, विलायक का भार, और यहाँ पर स्मॉल यम जो है विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, अणु भार। तो ये हमारे संकेत हैं सब, और इस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी आता है। तो चलिए एक प्रश्न को देख लेते हैं हम यहाँ पर हिमांक अवनमन पर। तो हमारा यहाँ पर एक रहा उदाहरण कि 0.48 ग्राम 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, तो यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए एवं बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल है, 5 डिग्री प्रति मोलल है, मोलल। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, अर्थात ये हमारा विलय हो गया, जबकि ये हमारा विलायक हो गया। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो दिया है, क्या दिया है, तो विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार हमारा स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू बराबर हमारा दिया गया है 0.48 ग्राम, 0.48 ग्राम दिया गया, और यहाँ पर हमारा विलायक का भार दिया गया है, और यहाँ पर अणु भार हमें ज्ञात करना है। तो विलायक का भार, विलायक का भार हमारा कैपिटल डब्लू है, तो कैपिटल डब्लू बराबर हमारा यहाँ पर 10.6 ग्राम दिया गया है बेंजीन में घोलाने पर, तो 10.6 ग्राम हो। तो यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए, यौगिक का अणु भार ज्ञात करना है, तो अणु भार स्मॉल यम बराबर इसे ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमारा 1.8 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है, कमी कमी अर्थात यहाँ पर हमारा डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन का मान दिया है, हिमांक अवनमन, अवनमन इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हिमांक में कमी है। तो कमी हमारा 1.8 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 8 डिग्री सेल्सियस, और मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक यहाँ पर के एफ का हमारा मान दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। तो इन सभी की सहायता से हम यौगिक का अणु भार निकालेंगे, यम का मान निकालेंगे। तो चलिए सूत्र का प्रयोग कर कर यहाँ पर मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर हमारा एक सूत्र होता है, डेल्टा टी एफ का सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर हमारा के एफ गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 अब बटा के हमारा होता है इस कैपिटल डब्लू गुणे स्मॉल एम, कैपिटल डब्लू गुणे स्मॉल एम, यही फॉर्मूला होता है, और इसी पर रखेंगे और इसी को हल करेंगे। तो डेल्टा टी एफ का मान हमारा 1.8 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 1.8, और यहाँ पर के एफ का मान 5 दिया गया है, और स्मॉल डब्लू का मान 0.48 दिया गया है। तो 0.48 गुणे 100, यहाँ पर 1000 होता है, 1000 अब बटा के हमारा हो गया कैपिटल डब्लू का हमारा मान 10.6 दिया गया है, तो 10.6 ग्राम हो गया, और यहाँ पर स्मॉल यम का हमें मान ज्ञात करना है, स्मॉल यम हमारा अणु भार है। तो चलिए इन सभी की सहायता से हम अणु भार ज्ञात करते हैं। तो यम को यहाँ कर देंगे, जबकि 1.8 को यहाँ कर देंगे। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुणे 100 का, इसमें गुणा कर देंगे 100 का, तो हमारा 48 हो जाएगा, और गुणे 10 अब बटा के हमारा 106 10.6 गुणे 1.8 हो जाएगा। इस प्रकार इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, 1 अंक यहाँ पर और 1 अंक यहाँ पर, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो ये दोनों का आपस में दशमलव हट जाएगा। तो यम बराबर हमारा 5 गुणे 48 और गुणे 10 और बटा के 10.6 गुणे 1.8, और ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा, इतना कर दिए, ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें अब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 गुणे 48 और गुणे 10 गुणे 100 अब बटा के हमारा 106
गुणे 18 हो जाएगा। तो अब इसको आपस में कटा लेंगे। तो इसको कटाएंगे, तो चलिए इसे सबसे 2 से काटेंगे। इसको 2 से काटेंगे, पहले देखिए ध्यान से देखिए, अर्थात यहीं पर कंफ्यूज होता है। तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में। और इसको काटेंगे 2 से, इसको तो 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। अब देख रहे हैं कि 3 से ये हमारा कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो हमारा 8 बेर में कटेगा, और जबकि इसको 3 से काटेंगे तो 3 बेर में कटेगा। अब चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, क्योंकि ढेर अधिक अथू हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। यम बराबर हमारा 5 × 8 गुणे 10 इंटू 100 अब बटा के हमारा हो जाएगा 106 गुणे 3, इतना हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 53 बार में कटेगा। अब यह नहीं कटेगा, आपस में किसी से भी नहीं कटेगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 5 चौके 20, और 20 पर हमारा 1 2 3 को 0, अब बटा के 53 में 3 का गुणा करेंगे, 53 में 3 का गुणा करेंगे तो 159 आएगा। अब इसका आपस में भाग दे देंगे, तो भाग देंगे आपस में तो हमारा आ जाएगा 125.7, 125.7, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो ये था हमारा कि मोलल अवनमन हिमांक और मोलल अवनमन पर दिए गए प्रश्नों से कैसे अणुभार ज्ञात करें, कोई यौगिक का अणुभार कैसे ज्ञात करें। तो यह प्रश्न का आंसर 125.7 हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक रहा कि हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। यह भी बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है और 3 अंक में ही पूछा जाता है हेनरी का नियम, और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक विलयन में गैस के मोल प्रवाह यक्स के समानुपाती होता है, अर्थात आंशिक दाब P मोल प्रवाह के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हेनरी का यह होता है परिभाषा, हेनरी ने यह परिभाषा दिए थे कि हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P गैस के मोल प्रवाह यक्स के बराबर होता है। तो आंशिक दाब P मोल प्रवाह के बराबर हो गया, तो P अनुक्रमानुपाती यक्स, और यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो एक हेनरी नियतांक हमारा जुड़ता है, KH से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर KH इंटू यक्स हो गया, जहाँ KH एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक कहते हैं। तो ये है हमारा हेनरी का नियम कि P बराबर KH इंटू यक्स हेनरी का नियम होता है, या हेनरी स्थिरांक KH है। अब हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं चलिए देखते हैं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं में पहला है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है या आदर्श गैसों पर लागू होता है, और दूसरा है कि स्थिर ताप पर बहुत कम होनी चाहिए। स्थिर ताप जो ताप है, किसी भी विलयन की जो ताप है वो बहुत ही कम होना चाहिए, स्थिर होनी चाहिए या तो बहुत ही कम होनी चाहिए। और तीसरा यह सीमा है इसका हेनरी के नियम का कि उच्च दाब होनी चाहिए, उच्च दाब होने चाहिए, और ताप कम से कम स्थिर होना चाहिए, और यह बहुत कम होना चाहिए। अब चलिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि हेनरी के नियम क्या है, उनके सीमाएं और उनके अनुप्रयोग को समझाइए। तो हेनरी के नियम की अनुप्रयोग, तो पहला है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर हीलियम, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। जो गोताखोर होते हैं, जो नदी या समुद्र में गोता लगाकर वस्तुओं को खोजते हैं, तो वो गहरे समुद्र में जाने के लिए गोताखोर हीलियम, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा इसका अनुप्रयोग है कि सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों में C2O CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को आंशिक दाब पर बंद किया जाता है। अर्थात सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में जो होता है पदार्थों की CO2 उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसीलिए बोतल को अत्यधिक दाब पर बंद कर दिया जाता है। इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसके बोतल, शीशे के बोतल होते हैं जो, वो अत्यधिक मोटे बनाए जाते हैं, इसी कारण क्योंकि वो जल्द ही टूट ना पाए। और नोट कि कम गहराई के लिए गोताखोर हीलियम तथा ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। कम गहराई में जाने के लिए गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जबकि अधिक गहराई में जाने के लिए हीलियम, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन तीनों का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग। अब चलिए क्वथनांक, क्वथनांक को समझेंगे। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह दाब, इसकी परिभाषा एक यह भी हो जाती है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, या वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है।
अब क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? तो विलयन तथा विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। यहाँ पर विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। इसे टीबी से प्रदर्शित करते हैं, क्वथनांक का उन्नयन को टीबी से, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, तो टीबी बराबर T1 माइनस T2 हो जाएगा, जहाँ पर टीबी हमारा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, और यहाँ पर हमारा T1 विलयन का क्वथनांक और T2 हमारा विलायक का क्वथनांक है। अब चलिए अगला देखते हैं। क्वथनांक में ही एक टॉपिक है जिस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी लगता है। तो अब हमारा टॉपिक रहा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? मॉडल इलेवेशन और कोस्टेंट। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक की तुलना में विलायक के क्वथनांक में होने वाली कमी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक की तुलना में विलायक के क्वथनांक में होने वाली कमी को मोलल उन्नयन स्थिरांक करते हैं। इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस प्रति मोल या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल होता है, और इसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं। केबी, यहाँ पर केबी है, इसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात व्यक्त करते हैं। तो अब हमारा क्वथनांक का उन्नयन बराबर हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी को क्वथनांक का उन्नयन करते हैं और यह मोललता के समानुपाती हो गया। तो अब यहाँ पर हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, समानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपातिक नियतांक। तो यहाँ पर केबी एक समानुपातिक नियतांक आता है इंटू यम डैश। यम डैश हमारा मोललता है, तो मोललता का यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे और इसे हल कर देंगे, जो जिससे हमें एक अभीष्ट सूत्र प्राप्त होगा। क्वथनांक का उन्नयन बराबर हमें एक सूत्र प्राप्त होगा, जिस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी लगता है, और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये जहां लिखेंगे, जहां केबी समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर यम डैश का मान धरेंगे तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी यम डैश हमारा मोललता है, मोललता। तो मोललता बराबर विलय का भार बटा में विलय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में होता है। तो W/1000 हो जाएगा, केजी में बदलेंगे तो। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो डेल्टा टीबी बराबर हमारा हो जाएगा टीबी बराबर केबी, क्रॉस हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, तो स्मॉल W गुणे 1000, अब बटा में हमारा हो जाएगा 1000 होगा, और यहाँ पर कैपिटल W, यहाँ पर ये हमारा कैपिटल W है, कैपिटल W गुणे स्मॉल यम। यही है हमारा अभीष्ट फार्मूला मोलल, यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन का यही फार्मूला है जिस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लगता है। तो इसे याद रखिएगा, टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल W इंटू 1000 बटा में कैपिटल W गुणे स्मॉल यम। यही प्रश्न का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन को लगाने के लिए। चलिए यहाँ पर जहां आपको देख लेते हैं कि जहां यह सब संकेत किसका किसका है। तो जहां डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, और केबी जो है हमारा ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ पर स्मॉल W हमारा विलय का भार है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्मॉल W विलय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, और यहाँ पर स्मॉल W है, स्मॉल यम है, वो विलय का अणु भार या पदार्थ का अणु भार। तो ये था हमारा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं और उसके बराबर फार्मूला क्या होता है। तो ये है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक
के बी यहाँ पर है, और ये हमारा क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर यह एक व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है जिस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी लगते हैं। तो चलिए एक प्रश्न इस पर देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सूत्र पर। तो चलिए इस पर हमारा यह प्रश्न रहा कि ग्लूकोज के जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणु भार 180 है, 100 ग्राम जल में घुला है, जिसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसमें दिया है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है, तो 12 ग्राम ग्लूकोज हमारा विलेय का भार है। तो दिया है, लिख लेंगे जो जो दिया है इस प्रश्न में और फिर इसे हल करेंगे। तो दिया है विलेय का भार, विलेय का भार हमारा स्मॉल डब्लू बराबर 12 ग्राम दिया गया है और इसका अणु भार हमारा 180 दिया गया है। अणु भार, विलेय का अणु भार हमारा स्मॉल यम बराबर हो जाएगा 180 और यहाँ पर 100 ग्राम जल में घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है अर्थात विलायक का भार हमारा 100 ग्राम हो गया। विलायक का भार इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा 100 ग्राम हो गया। पूरा है जिसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस और शुद्ध जल का क्वथनांक इतना है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि 12 ग्राम ग्लूकोज यदि 100 ग्राम जल में घोल देंगे तो उसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि हमारा शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें क्वथनांक का उन्नयन निकालेंगे अर्थात क्वथनांक में कमी। तो हमारा होता है क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर हमारा T1 माइनस T2 होता है, जहाँ T1 हमारा विलयन का क्वथनांक होता है, विलयन का। तो इसी फॉर्मूले पर हल कर निकाल लेंगे। तो डेल्टा टीबी बराबर यहाँ पर T1 मतलब विलयन का ताप कितना है यहाँ पर 100.34, तो 100.34 सेल्सियस माइनस शुद्ध जल का यहाँ पर दिया गया है कि इतना डिग्री सेल्सियस ताप है। तो ये इससे निकालेंगे तो हमारा डेल्टा टीबी का मान आ गया 0.34 इतना आ गया। अब हमें यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात केबी, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम फार्मूले का यूज कर इसका मान ज्ञात करते हैं। तो हम सूत्र जानते हैं कि हमारा क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर होता है क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 और बटा के हमारा कैपिटल डब्लू गुणे स्मॉल यम होता है। तो इसी फार्मूले का यूज कर हम यहाँ पर केबी का मान निकालेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान निकालेंगे। तो डेल्टा टीबी का मान हो गया हमारा 0.34 बराबर केबी का मान निकालना है और स्मॉल डब्लू का मान हमारा 12 ग्राम हो गया इंटू 1000 अब बटा के कैपिटल डब्लू का मान यहाँ पर 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो कैपिटल डब्लू का मान हमारा 100 ग्राम इंटू अणु भार, विलेय का अणु भार हमारा 180, ग्लूकोज का अणु भार 180 दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो है, तो 2 जीरो इससे और 1 जीरो इससे, ये 3 जीरो हमारा कट गया। तो अब हमारा बचा 0.34 बराबर केबी इंटू 12 बटा में 18, 6 से काटेंगे, 6 दूना के 12, 6 3 18। अब 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 0.34 गुणे 3 और 2 का भाग कर देंगे बराबर हमारा केबी। तो अब इससे हमारा आ जाएगा कि इसमें गुणा करेंगे, गुणा कर भाग दे देंगे, यहाँ पर भाग देकर भी गुणा कर सकते हैं। तो 2 का 34 में भाग दे देंगे तो 0.17 आ जाएगा। 0.17 में यदि 3 का हम गुणा कर देंगे तो 0.51 बराबर हमारा यहाँ केबी। तो केबी बराबर हमारा हो जाएगा 0.51, ये हमारा डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल होता है, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल इसका मात्रक। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, केबी बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर 0.51 आएगा, जी की बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये था हमारा आज के
चैप्टर 2 बिलियन, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन अर्थात सॉल्यूशन के संपूर्ण अध्याय की व्याख्या और उसमें उपस्थित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत ही सरल भाषा में इसे बताने की कोशिश की है और आसानी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और यह समझ जाइएगा कि बिलियन ई चैप्टर है एकमात्र जिसमें से 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे अधिक अंक में इसी चैप्टर से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मानकर चलिएगा। तो आज के इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।